जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, हमारे जीवन में हम बहुत सारे काम अनजाने में कर जाते हैं, मगर क्या इन कामों का बदला हमें अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? और हाँ, हर हॉरर कहानी का अंत डरावना हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ हॉरर कहानियां दिल को भी छू जाती हैं। अपने घर के ऊपर कमरे के स्टूडियो में बैठी हुई राधिका कंप्यूटर पर फोटोज को एनलार्ज करके देख रही थी। पति विप्लव पिछले 1 महीने से बेंगलोर शिफ्ट हुए हैं। 2 महीने के प्रोजेक्ट पर उन्हें शिफ्ट होना पड़ा है, अतः घर में वो अकेली ही है। घर में नीचे उनके लिविंग एरिया है और ऊपर इस कमरे को उसने अपना एक स्टूडियो बना रखा है। वेडिंग फोटोशूट एंड एल्बम बनाने का उसका काम है। वैसे खास काम जो है उसके असिस्टेंट्स ही करते हैं, बस फाइनल टचअप के लिए वो बैठती है और इस वक्त भी वही कर रही थी। मगर फोटोज को देख के वो थोड़ा चौंक पड़ी। छोटे छोटे बच्चों की पहली बर्थडे की फोटो, अन्नप्राशन की फोटो, इस तरह की फोटो खींचने में कुछ अलग ही मजा आता है। छोटे छोटे फूल से बच्चे, उनकी प्यारी प्यारी हरकतें। वैसे कई तरह के फोटोज वो खींचती है जिसमें वेडिंग, बर्थडे वगैरह होते हैं, मगर छोटे बच्चों की फोटो एडिट करने का मजा ही कुछ और होता है। और ऐसे ही फोटो एडिट करते हुए वो चौंक पड़ी थी। उसने देखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर इन बच्चों की फोटोज में अजीबोगरीब। तब उसे ध्यान आया कि अपनी मोबाइल से उसने उस बच्चे के साथ एक सेल्फी ली थी। तो मोबाइल पर ओपन करते देखते ही साथ उसकी जैसे सांसें थम सी गई। फोटो में उसके ठीक पीछे एक अजीबोगरीब काली सी परछाई थी। देखकर चौंक सी गई और तभी उसे महसूस हुआ कि स्टूडियो के खिड़की के पास वही काली परछाई मौजूद। खिड़की उसकी आंखों के ठीक सामने पे थी। कंप्यूटर से आंखें हटाकर जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा, उसका शरीर एक ठंडे पसीने से भीग गया। एक अजीबोगरीब आकृति उस खिड़की पर उल्टी लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसके बाल जमीन की तरफ हवा में लहरा रहे थे। हाथ कुछ सामान्य रूप से लंबे होने की वजह से खिड़की की चौखट को नीचे तक छू रहे थे। कमरे की रोशनी अस्पष्ट होने के कारण उसे उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर हाँ, कानों को सुन्न कर देने वाली आवाज उस कानों में पड़ी। वो चौंक पड़ी। ये सच्चाई है या उसका भ्रम, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही मोबाइल हाथों में लेकर सीढ़ियों से दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और कमरे का दरवाजा बंद करके
बिस्तर पर लेट गई। पति के शहर से जाने के बाद उसको अक्सर रातों में नींद नहीं आती है। रात के 2 बजे के करीब नींद टूट जाती है। आज भी ठीक वैसा ही हुआ था। सोने की असक कोशिश करके राधिका ने सोचा कि समय का उपयोग कर लिया जाए और स्टूडियो में बैठकर फोटो एडिट करने लगी थी, मगर जो कुछ उसने देखा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देर रात तक जागने के कारण उसके दिमाग का फितूर है या फिर सच में। उसकी मां कुछ दिनों से उसे अपने पास बुला रही थी। सवेरा होने का इंतजार करने लगी राधिका। गांव के जमींदार साहब के घर पर खुशियों की लहर दौड़ गई थी। जमींदार के घर खाने पीने की इतनी सुविधा थी कि 7 पुश्त भी अगर बैठकर खाए तो कोई जरूरत न थी। शायद इसी बात से खुश होकर भगवान ने उनके घर में 2 लड़कियां दी थी, चारुलता और आशालता। और समय का खेल देखिए, अचानक ही दोनों के विवाह के बाद कुछ महीने के अंतर में दोनों ही गर्भवती हुई। दोनों को मां के देखभाल में रखने के लिए जमींदार अपने घर ले आए थे। आशालता अपनी बहन चारुलता से बेहद प्रेम करती थी। बचपन से ही दीदी के साथ खेलते खेलते एक दिन न जाने कब दीदी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। फिर आशालता की भी शादी हो गई और दीदी से संपर्क जैसे टूट गया था। मगर इन नन्ही सी जानों ने उनके गर्भ में आकर एक बार उन दोनों को मिला दिया था। दोनों के रहने के लिए एक ही कमरा दिया गया। दिन भर कुछ खास काम होता नहीं था। मां बस आराम करवाती थी। ऐसे में दोनों गप्पे मारती थी, सुबह से लेकर देर रात तक गप्पे। शादी के बाद क्या हुआ, कैसे उनके घर का रहन सहन है, कौन रिश्तेदार क्या है, न जाने कितनी सारी बातें। और यही बातें करते करते एक दिन चारुलता का 9वां महीना पूरा हुआ। घर पर आई एक नन्ही सी परी, नाम सुरेखा। घर जैसे खुशियों से भर उठा। जमींदार साहब का समय तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। आशालता भी चारुलता की खुशी में शामिल थी और भविष्य के सपने जो रही थी। मगर पता नहीं किसकी नजर लगी कि अचानक 2 महीने बाद एक अजीब से बुखार से सुरेखा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। चारुलता तो जैसे इस संसार में ही न रही। नहाना, खाना, लोगों से बातें करना सब कुछ छोड़ दिया। एकटक छत को निहारते रहती या फिर घर में इधर उधर घूमते रहती, जैसे कुछ खोज रही हो। धीरे धीरे लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। बड़ी बहन का यह हाल देखकर आशालता बेहद भयभीत हो गई थी। वो भयभीत थी अपने संतान के आगमन पर उसकी बहन की प्रतिक्रिया से। और एक दिन वो भी आया। एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी को उसने भी जन्म दिया। नाम रखा गया शारदिया। मगर आशालता का डर बढ़ता गया। चारुलता अक्सर आशालता के कमरे के पास ही खड़ी रहती और एकटक उसकी बच्ची को निहारती रहती। उसका घर में घूमना कम हो गया था। अब ज्यादातर समय बच्ची को निहारने में ही उसका समय जाता था, मगर आशालता बच्ची को अपने से एक पल को दूर नहीं होने देती थी और न ही चारुलता के पास जाने देती थी। जब भी आशालता बच्ची को लेकर बाहर टहलने निकलती, तब चारुलता घर में फिर कुछ खोजती फिरती, मगर उसके आते ही साथ स्थिर होकर खड़ी हो जाती। घर के इस माहौल से घर वाले खुश भी थे और परेशान भी। जब आशालता के पति उससे मिलने आए और बच्ची को लेकर दोनों आपस में
हास परिहास कर रहे थे, तब भी चारुलता को कमरे में कान लगाकर सुनते हुए देखा गया। इस बात को लेकर घर में काफी निंदा भी हुई, उसे कुछ बातें भी सुनाई गई, मगर इन सब बातों की परवाह न करते हुए एक दिन चारुलता आशालता के पास पहुंची और बोल पड़ी, दे दे ना, एक बार उसे उसे मेरी गोद में दे। फिर आशालता एक अनजाने भय और आशंका से अपनी बेटी को गले से लगाए उस कमरे से दौड़कर बाहर निकल गई। चारुलता ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर अगली सुबह घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की चौथी मंजिल की छत से कूदकर चारुलता ने आत्महत्या कर ली थी। सुबह जब उसकी लाश मिली तो उसकी गर्दन 180 अंश घूम गई थी और पीठ की तरफ हो गई थी। सारे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और हाथ कंधे से टूटकर अलग हो जाने की वजह से घुटनों तक पहुंच गए थे। घर में कोहराम समझ गया। लोगों ने कई तरह के कटाक्ष किए आशालता पर कि उसी ने बहन की हत्या की है, और इस दुख के चलते आशालता भी जैसे सुन्न सी पड़ गई थी। घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 2 मौतें, एक नन्ही सी जान की देखभाल करने के लिए कोई नहीं और उसकी मां असामान्य। तेजी से घंटी बजने की आवाज सुनकर मिसेस झरना चौंक पड़ी। दरवाजा खोला तो देखा सामने रंजना खड़ी थी। वो बोल पड़ी, अरे तू क्यों, परमिशन लेकर आना पड़ता। हंसती हुई राधिका सामान लेकर अंदर आ गई। पास ही सोफे पर बैठे उसके पिता भी हंस पड़े, मगर इस कटाक्ष से उसकी मां काफी अप्रसन्न हुई। मेरा कहने का मतलब था, ना कोई खबर ना बात, इतने दिनों से जब बुला रही थी तब तो नहीं आई, और आज अचानक सुबह 6 बजे से घंटी बजाकर मेरी नींद तोड़ दी। फिर थोड़ी सी नम्र होती हुई बोली, चाय पिएगी? राधिका ने पिताजी से कहा, आज आप ऑफिस मत जाइएगा, दिन भर हम सब बैठकर गप मारेंगे। पिता प्रसन्न थे बेटी को इतने दिनों बाद घर में देखकर, मगर अचानक ही उसकी मां बोल पड़ी, ये इतना सारा सामान सूटकेस में भरकर क्यों लाई है? तेरे क्या कपड़े नहीं है, या फिर हमेशा के लिए यहां रहने चले आई है? राधिका के चेहरे पर अचानक ही डर के निशान उभर गए, मगर फिर अपने आप को सामान्य करती हुई बोली, जब तक मेरे पति नहीं आते मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मगर क्यों? अरे अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, और क्या। मां की बात को वो बहुत आसानी से टाल गई, मगर रात को उसके साथ जो हुआ था उसने उसे इतना डरा दिया था कि अब वो अकेले उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगले दिन उसके असिस्टेंट उसकी मां के यहां ही आ गए। मां ने हालांकि डांट लगाई कि यहां आई तो छुट्टी मना, मगर काम में व्यस्तता उसे बेहद पसंद थी। उसके असिस्टेंट राजीव ने फोटो पर परछाइयों को लेंस का प्रभाव कहा और फोटोशॉप से एडिट करके फोटो को काफी हद तक सुधार दिया, मगर राधिका को पता नहीं अभी भी क्यों एक अजीब सा डर सता रहा था। वो मोबाइल की वो फोटो उसे नहीं दिखा पाई थी जिसमें उसने स्पष्ट परछाई देखी थी। डर के मारे उसने वो फोटो डिलीट कर दी थी। राधिका उस दिन दोपहर खूब खोई थी। मां के घर में आकर जैसे उसकी जिंदगी में सुखों का दौर लौट आया था। शाम को कमरे में बैठी ही हुई थी कि अचानक सड़े हुए खून की बांस ने उसके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। वो अपने आप को संभाल न पाई और दौड़कर बेसिन में जाकर उल्टी कर दी। मां ने किसी तरह से हाथ मुंह धुलाकर उसे बेड पर लेटाया और सलाह दी कि वो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए। तभी राधिका को एहसास हुआ कि काम के चलते और टेंशन में उसने एक खास बात पर तो ध्यान दिए
और टेस्ट देखकर जैसे वो झूम उठी थी। टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। वो खुशी से झूम उठी। घर वालों को जब ये बात बताई तो उसके माता पिता पति सब खुश थे। अगले महीने उसके पति भी लौट कर आने वाले थे। राधिका की जिंदगी में जैसे जैसे खुशियों की बहार लौट आई थी। पति लौटकर उसकी मां के यहां ही ठहरे। मां की देखभाल इस समय लड़कियों को बहुत जरूरी होती है। बाकी सारी फोटोशूट्स उसके असिस्टेंट ही निपटा रहे थे। अब उसने काम करना बहुत कम कर दिया था, मगर ये फोटोशूट बेहद जरूरी था। बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी शादी। अगर वो नहीं आती तो बदनामी हो सकती थी। गांव के इस पुराने से घर में पहुंचकर उसे बड़ा अजीब सा लगा था। जमींदार अमल का यह मकान आज भी इस तरह से खड़ा हुआ है। कमरा घर 4 मंजिला था। चौथी मंजिल पर छत था, मगर पता नहीं क्यों तीसरी मंजिल को ताला लगा दिया गया था। पहली और दूसरी मंजिल ही काम के लिए उपयोग की जा सकती थी। हालांकि राधिका के असिस्टेंट्स को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो पूरे घर में वेडिंग शूट करना चाहते थे, मगर क्या किया जा सकता था। ऐसे काम में काम देने वाले के शर्तें मानना जरूरी हो जाता है। राधिका ज्यादा सीढ़ी न चढ़े, इसलिए नीचे वाले कमरे में ही ठहरी थी। उस दिन सबने जल्दी खाना खा लिया था और रात के 9 बजे के करीब ऊपर वाले कमरे में चढ़कर कल की शूटिंग की आइडियाज बनाए जा रहे थे। राधिका एक कमरे में खड़ी हुई थी। उसके असिस्टेंट पास के कमरे में जाकर अरेंजमेंट कर रहे थे कि मगर इस बार शूटिंग में उसके पति भी उसके साथ आए हुए थे, जो अक्सर नहीं आते थे। ऐसी हालत में राधिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। अचानक ही उसके पति की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। ओ माय गॉड! राधिका के हाथ से डीएसएलआर कैमरा छूटते छूटते बचा। उसने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। ऐसा क्या हो गया जैसे पागलों की तरह चीख रहे हैं, मगर जो कुछ उसने दिखाया उसे देखकर राधिका चौंक पड़ी थी। दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी 2 लड़कियों की। उनमें से एक 13-14 साल की एक लड़की होगी, मगर उसकी तस्वीर को देखकर राधिका भी जैसे चौंक पड़ी। हूबहू राधिका का चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बचपन की तस्वीर दीवार पर लगा दी गई है, मगर इस घर में वो आज पहली बार आई थी। फिर ये तस्वीर दीवार पर कैसे? अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि अचानक तिरछी आंख से उसने देखा उसके पति के चेहरे के भाव जैसे बदलते जा रहे थे। आंखों में अजीब सा वैशीपन जागने लगा था और तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, देना एक बार दे। राधिका घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वो जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर चले जाना चाहती थी, मगर तभी पास ही की दीवार से टकराकर जैसे थम गई। उसके पैर अब हिलना बंद कर दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से उसके पैरों को बांध दिया गया है। बाल, किसी के सर के बाल उसके पैरों में लिपटते जा रहे थे और तभी उसके पति का वो भयानक निशंस चेहरा अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। पति के मुंह पर बस एक ही शब्द थे, देना एक बार दे। राधिका क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक दीवार पर हाथ मारते हुए पास ही के एक अंदर घुसे हुए हिस्से से उसके हाथों में कुछ ठंडी सी चीज टकराई। उसने तुरंत ही उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और तभी जैसे चमत्कार हो गया। उसके हाथों में थी नन्ही कृष्ण जी की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति और उस मूर्ति के हाथ में आते ही राधिका के पैरों से वो बालों के बंधन अलग होने लगे और अचानक ही उसके पति लहराकर जमीन पर गिर गए और उसके कानों में पड़ी एक औरत की रोने की आवाज।
पास ही के कमरे से असिस्टेंट वगैरह वहां आ गए और राधिका और उसके पति को वहां से ले गए। पति के होश में आने पर वो काफी अपसेट थे। असिस्टेंट्स ने बताया था कि वो बेहोश होकर गिर गए थे, मगर राधिका ने उसे कुछ भी नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ। मगर अब राधिका के हाथों में था नन्हे कृष्ण की वो मूर्ति। वो जो कुछ भी शक्ति थी उस दिन पहली बार डर कर गई थी। अब राधिका को उससे बचने का समाधान मिल गया था। उसके बाद नन्हे कृष्ण जी की मूर्ति हमेशा राधिका के साथ रही और कुछ भी बुरा ना हुआ। देखते देखते 9 महीने बीत गए। एक नन्ही सी बेटी को राधिका ने जन्म दिया। नाम रखा गया शारदिया। उस रात हॉस्पिटल के कमरे में राधिका सो रही थी। नींद खुली तो देखा नन्ही मुन्नी बच्ची आंखें मूंदे सो रही है। उसके होठों पे हल्की सी हंसी है, जैसे सपना देख रही हो। पास ही नर्स भी गहरी नींद में थी। राधिका को वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, मगर नर्स को गहरी नींद में देखकर पता नहीं क्यों उसे जगाने का मन न हुआ। वो धीरे धीरे उठकर खुद ही वॉशरूम चली गई। वॉशरूम का दरवाजा उसने हल्का सा खुला रखा था। मुंह पर पानी के छींटे देकर जैसे ही वो उठी, उसका शरीर कांप उठा। आईने में उसके चेहरे के ठीक पीछे दिख रहा था एक और परछाई, छत से उल्टी लटकी हुई। उसके बाल जमीन की तरफ लहरा रहे थे। हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और वो लटक रही थी। और राधिका के पास आते और दूर जाते हुए उसने कुछ शब्द उसके कानों में कहे। राधिका घबरा गई और तेज कदमों से बाथरूम से बाहर जैसे ही निकली, उसका शरीर सिहरन से भर उठा। वही आकृति अब की बार उसकी बेटी के झूले के पास थी, मगर सीधी खड़ी हुई थी। राधिका देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके हाथ जैसे घुटनों तक लटके हुए थे और शरीर उल्टा घुमा हुआ था। शरीर राधिका की ओर था, मगर उसका सिर बच्चे की तरफ था, जैसे किसी ने उसका सर पकड़कर 180 डिग्री घुमा दिया हो। राधिका कांप उठी। नर्स गहरी नींद सो रही थी। पति और मां उसके पास नहीं थे और न ही इस वक्त उसके पास थी नन्हे कृष्ण जी की मूर्ति जो उसकी रक्षा करती। मगर उसकी नन्ही मुन्नी बेटी के पास खड़ी हुई थी वही शैतानी आत्मा। कैसे कैसे रक्षा करे वो अपनी बच्ची की। मगर तभी राधिका यंत्रवत चलकर अपनी बच्ची के पास आई। एक बार फिर से कानों में वही आवाज पड़ी, देना, एक बार दे। उसकी चलती हुई आंखें, भयानक चेहरा, राधिका जैसे जैसे किसी सम्मोहन में बंधी हुई बच्ची को उठाकर उस भयानक आकृति के हाथों में सौंप धधक उठा उस भयानक आकृति के नेत्रों में ज्वाला। मगर अगले ही पल जो कुछ भी हुआ वो राधिका को भी चौंका गया। धीरे धीरे वो भयानक चेहरा, धधकती हुई आंखें जैसे
जैसे बुझनी सी लगी थी। अब उसकी गर्दन भी सीधी हो गई थी, बाल भी अब धीरे धीरे भयानक रूप से बिखरने के बजाय सिमटने लगे थे और एक भयानक पैचाशिक आकृति सामान्य आकृति में बदलने लगी थी। बच्चे का मुख देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और तभी राधिका के कानों में पड़ी आवाज, बहुत सुंदर हुई है तेरी बेटी, बहुत बहुत प्यार से इसे पालना। राधिका कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उस आकृति ने बच्ची को राधिका के हाथों में सौंप दिया और धीरे धीरे गायब होने लगी। राधिका की आंखों में आंसू थे। पिछले जन्म में उससे जो पाप हो गया था और जिसकी वजह से उसके पूरे एक जन्म तक उसकी बड़ी दीदी को अतृप्त आत्मा बनकर भटकना पड़ा था, आज उसने उस भूल को सुधार लिया था। अब उसकी पिछले जन्म की बड़ी दीदी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी।